बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपके सभी के क्वेश्चंस देख लिए हैं, है ना? मैंने आपके सभी के क्वेश्चन देख लिए हैं और यकीन मानिए कि बेस्ट आप चीजों को आपको चीजें मिलेंगी। और देखिए वो पर्सनल चॉइस है बेटा सर की। सर नहीं चाह रहे थे और हम भी चाह रहे थे कि सर पहले आप एटलीस्ट अपना कम से कम जो रनिंग बैच है उसमें बच्चों का नुकसान ना हो, उनको जरूर करा जाए, क्योंकि एक हम लोगों की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम जिस रनिंग बैच में हैं उस रनिंग बैच को हम कंप्लीट कराएं, क्योंकि बच्चों की बात सबसे ऊपर होती है। लेकिन सर की इच्छा नहीं थी, तो ये कारण है। और दूसरा भैया आप लंबे समय से कह भी रहे थे, तो मैंने कहा चलिए फिर इस क्लास को मैं ही ले लेती हूँ, क्योंकि फिर अपने आप में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो बाद में, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम नियर आ रहा है आपका और आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है ना? और सर को कहने की समझाने की हम लोगों ने भी प्रयत्न किए, पर मुझे लगता है सर की अपनी स्वतंत्रता है, पॉलिटी के टीचर है भाई, है ना? तो सर का अपनी कुछ एक अपना विजन होगा, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये वाला मामला है ना? चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। और हेट करने वाले कैसे हो सकते हो हैं कि विवेक भैया से एक बच्चा मैं देख रही थी, वो भैया कुछ अलग ही लिख रहा था। तो देखिए आपको हो सकता है किसी टीचर के पढ़ाने के तरीके से आप खुश ना हो, ज्यादातर लोग खुश हो, कुछ लोग खुश ना हो, वो एक अलग बात होती है, लेकिन कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि बेकार देता। ठीक है, आप लोगों की भैया कुल मिला के आप लोगों ने जो चाहा वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो यूट्यूब पर मैं इस क्लास को ले लूंगी ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो कुछ रह गया है सब करा लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाइए, चलिए पहला क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और मैं चाहूंगी कि कॉपी निकाल लें एक, या पेज ले लें और साथ में ले लें एक पेन, ताकि आप देख सकें कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए। सीधे सीधे एनसीईआरटी का खेल, एनसीईआरटी और हिस्ट्री डेप्थ में आती है, यानी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बेसिस वाली भी चीजें शामिल की जाती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं, किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान फेडरल है। आपसे सिंपल पूछ रहे हैं किस चीज से, यहां दिए हुए ऑप्शन से यह निर्धारित होगा कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यानी गुड इवनिंग आंचल जी, गुड इवनिंग, कि परिसंघीय है, यानी कि सिंपल सरल शब्दों में फेडरल है। किस चीज से पता लगेगा कि फेडरल है फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास अपनी पावर और राज्य सरकार के पास अपनी पावर। केंद्र और राज्य के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। और राज्य सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर बताना नहीं पड़ेगा कि बाबूजी हम ये वाला काम अपने राज्य में करवा लें या नहीं कराएं। यानी कि लेवल्स होंगे कई सारे, शासन के कई स्तर होंगे। ये क्वेश्चन कब आया है? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी हेडमास्टर में 2024 में आपका पूछा गया और बहुत जेन्युइन प्रश्न है, तो बताएंगे इसका उत्तर। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हो, बोले फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसमें बची कुची शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, या फिर न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, या फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होता है, या फिर संविधान लिखित और अनम्य है। तो कौन सा आपको लग रहा है बिल्कुल सही? सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या होता है? वितरण होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो ये चीज तो इस बात को ही साबित करेगी कि देश के अंदर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। जब बात करें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो ये यहां पर अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बता रहा है। संविधान लिखित है और रिजिड है, तो ये संविधान का नेचर बता रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर आपका सी रहेगा। परिसंघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर राज्य जो हैं वो समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ में आते हैं। इनकी अपनी कार्यकारिणी है, अपने डिसीजन मेकिंग है, अपनी विधायिकाएं हैं, डिसीजन भी खुद ले रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट भी खुद कर रहे हैं, यानी अपनी लेजिस्लेचर और अपनी ही एग्जीक्यूटिव है इनकी अपनी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती हैं। ठीक साहब, परिसंघीय व्यवस्था के लक्षण क्या हैं? सरकार के कम से कम 2 लेवल होंगे, यह आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है एनसीईआरटी में। लिखित संविधान होगा देश का, संविधान की सर्वोच्चता होगी,
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बहुत तमीज के साथ होगा। जैसे भारत की 7वीं अनुसूची संविधान की इसी बारे में बात करती है, 7वीं शेड्यूल इसी बारे में बात करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। इससे कोई भी देश क्या बनता है, क्या बनता है, फेडरल बनता है। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ एससीईआरटी भी पढ़ें, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। आपके नोट्स जो मिलते रहे हैं अब तक आपको, वो एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलते रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आप में परेशान ही नहीं होना। आ जाए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो मैंने आपको बताया था कि भैया देखिए 2 सितंबर 1946 को ऐसी सिचुएशन है, अंग्रेज तो ये कह चुके हैं हम तो जा रहे हैं। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हमारा शासन खत्म आपके यहां से, आप अपने आप देखो, क्योंकि दंगे वंगे एकदम बढ़िया तरीके से छिड़ चुके हैं। अब सिचुएशन ये है कि अंग्रेजों ने कहा कि आप अपने आप देखिए अपने देश की शासन व्यवस्था को। तो ऐसी सिचुएशन में आनंद फानन में जो संविधान सभा बनी हुई है, उस संविधान सभा की जो शुरुआत हो रही है, उससे पहले एक अंतरिम सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार। अब आप पूछना चाहेंगे अंतरिम सरकार या अंतरिम गवर्नमेंट कौन सी होती है? तो देखिए अंतरिम सरकार कहिए या एंटरिम गवर्नमेंट कहिए, कुछ भी कह लीजिए, एंटरिम गवर्नमेंट कहिए। इसका मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जैसे कल चुनाव होने हो, कल चुनाव होने हो या 6 दिन बाद चुनाव होने हो या 5 महीने बाद चुनाव होने हो, ठीक, और 5 महीने बाद चुनाव होने हो, उससे पहले चुनाव होने नहीं है, और उससे पहले जो सरकार है वो क्या हो गई है, वो भंग हो गई है, या फिर अब आज से 1 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो 1 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कह दिया है कि भैया देखिए अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी कोई नए कार्य की घोषणा करेगी वर्तमान सरकार। तो इसका मतलब ये सरकार अब कोई नई पॉलिसी नहीं लाएगी, तो एक अंतरिम सरकार की तरह काम कर रही है, क्योंकि एक्चुअल पावर अब इसके पास उतनी नहीं है, क्योंकि जो जीत के आएगा 1 महीने बाद वो करेगा आगे के डिसीजन मेकिंग। ठीक साहब, तो जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया, फटाफट से बताएंगे। बी 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 बी, सभी बी, सभी बी, बिल्कुल बेटा, ईवीएस भी करवा देंगे, घबराओ मत, पीआरटी वालों के लिए बी पक्का, बिल्कुल। भैया जीवन में क्या जरूरी होता है, तो कैसे याद रखेंगे, जीवन में जरूरी है श्रम। अब अगर मैं बात करूं वित्त की, तो वित्त भैया पैसा, वित्त यानी पैसा। पैसा कब मिलता है, जब अली की आप पर मेहरबानी हो, लियाकत हो। तो वित्त मंत्री कौन थे, याद रखना उस समय के वित्त मंत्री लियाकत अली। इससे पहली बार ही नहीं, ये केवल बीपीएससी हेडमास्टर में ही प्रश्न नहीं पूछा गया है, मैं आपको बता दूं बीपीएससी का 1 to 5 का जो पहला पेपर था वहां पर भी इससे संबंधित क्वेश्चन थे। कानून मंत्री की अगर मैं बात करूं, तो स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंत्री जो कानून में कानून मंत्री बने वो थे बाबा साहब, लेकिन उससे पहले कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे। उससे पहले कौन थे कानून मंत्री, तो आप कहेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल थे उससे पहले, जोगेंद्र नाथ मंडल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी बलदेव सिंह जी ही क्या बने थे, आपके रक्षा मंत्री बने थे। यानी जो चुनाव के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें भी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कैसे याद रखेंगे, जिसमें बल होगा वही तो रक्षा करेगा। तो एक बार सारे के सारे मंत्रियों को और उनके मंत्रिमंडल को अंतरिम सरकार के, इनको गौर फरमा के देख लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी और उनके 11 सहयोगियों ने अंतरिम सरकार बनाई थी। इसमें पंडित जी के पास वो सारे डिपार्टमेंट थे जो स्वतंत्र कैबिनेट मंडल में बनाएंगे और तब भी पंडित जी के पास रहेंगे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में विदेशी मामले थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंडल में भी रहेंगे। राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे, ये उस समय भी प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। और साथ ही साथ एक और चीज याद रखना कि ये उस समय भी किससे रिलेटेड, आप कहेंगे कि जब स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट मंडल बना तो उस समय विज्ञान संबंधी मामले जो थे उनको देखने वाले कौन थे भारत के अंदर, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, वैज्ञानिक मामले भी देखने के लिए, वैज्ञानिक शोध देखने के लिए भी वही व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत में भी जो पहला मंत्रिमंडल बनेगा उसमें भी इनके पास सेम मंत्रिमंडल रहेंगे, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कैसे याद रखेंगे,
अब भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे घर की बातें कौन बताता है? आप सुबह उठते नहीं हो, आप लेट नहाते हो, आप क्लास देखते देखते सो जाते हो, इसका सूचनाओं का प्रसारण कौन करता है? गृह मंत्रालय के गृह मंत्री यानी आपकी माताजी करती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीवन में कुछ नहीं है बेटा अगर श्रम नहीं करा। जगजीवन राम। अगर किसी को लगता है कि जीवन में श्रम नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। जगजीवन राम। राजेंद्र प्रसाद जी, कृषि और खाद्य। ये राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति और अंतरिम सरकार में भी क्या है? कृषि और खाद्य। किसान आदमी थे, कृषि और खेती से ज्यादा मामले को रखते थे। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। वाणिज्य, वित्त अलग है, वाणिज्य यानी कॉमर्स अलग मामला रहता है भैया। क्या रहता है? कॉमर्स अलग मामला रहता है। तो कॉमर्स इब्राहिम ने इस्माइल की चुंदरीगर में। ठीक है। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा और कला। तो इनको तो आप जोड़ भी पाओगे बहुत, इस टॉपिक को, इस चीज को आप बहुत आसानी से जोड़ पाएंगे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा से, ठीक है ना, सी से शिक्षा और सी राजगोपालाचारी। सी एच भाभा जी, निर्माण, खान और ऊर्जा। भाभा, भाग भाग के खान में जाओ, ऊर्जा का उत्पादन करो, निर्माण करो इंडस्ट्रीज के लिए। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत में भी रहते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल, कानून मंत्री। लेकिन स्वतंत्र भारत में कौन बनते हैं? तो याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत में बाबा साहब बनते हैं, यानी बी आर अम्बेडकर साहब बनते हैं स्वतंत्र भारत में, बी आर अम्बेडकर। लियाकत अली वित्त मंत्री बनते हैं। आसफ अली जी रेलवे विभाग और परिवहन, और गजनफर अली खान स्वास्थ्य विभाग, और अब्दुल रब निश्तार ये संचार का माध्यम लेते हैं। अंतरिम सरकार, जैसा मैंने अभी बताया था, शायद आपने शिव भक्त जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्लास को। अंतरिम सरकार ऐसी कि जब तक नई सरकार के चुनाव के रिजल्ट नहीं आए हैं तब तक पुरानी सरकार को ही कह दिया जाता है कि यार आप बने रहो, है ना। लेकिन उनकी वो पावर नहीं होती है जो चुनाव की डेट अनाउंस होने से पहले पावर होती है, तो उसे आप बोलते हो अंतरिम सरकार। तो अंग्रेज बागड़ बिल्ले जब छूट-छाड़ के भाग गए तो उनने तो अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हालात बिगड़ गए थे बिल्कुल ही भयंकर। तो इनने कह दिया देखो अब अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो, जो भी करना है अपने आप करो, तुमने कहा था इलेक्शन कराओ, हमने तुम्हारे इलेक्शन करा दी। और हमारे यहाँ एकदम एक दूसरे की गर्दन काटने का मामला चल रहा है। तो ऐसे में हमें चुनाव होने से पहले अब कोई तो चाहिए ना देश के अंदर शासन व्यवस्था बनाने के लिए, तो फिर हमने क्या बनाई थी? अंतरिम सरकार बनाई थी। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात को। तो चुनावों के नतीजों से पहले जो सरकार काम करती है उसको हम अंतरिम सरकार कहते हैं। ठीक साहब, आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का क्या देता है? अधिकार देता है। अब देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 32 क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। आपके अनुच्छेद 32 के तहत आपको 5 तरीके की रिट लगाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, आप अपने एफआर को, फंडामेंटल राइट को क्या करने के लिए? सिक्योर करने के लिए क्या करोगे? आप अपने फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए क्या करते हो? आप अपने फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए आपको 5 तरीके की रिट का प्रावधान है, 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है। 5 प्रकार की किसका? रिट का प्रावधान है। ठीक है ना, रिट का प्रावधान। अब ये 5 प्रकार के रिट में एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? हैबियस कॉर्पस। बहुत शानदार प्रियांशु, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए 226, और यही आप छाप के बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट लगाता है और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट लगाता है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको कईयों बार बताया हुआ। चलिए, तो देखिए भैया, हमारे यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण ये किसी भी देश के अंदर बहुत जरूरी चीज है, और अगर किसी को बंदी बनाया जा रहा है तो ये उसके अधिकार के तरीके से रखा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। कोई व्यक्ति अगर 24 घंटे से गायब है तो माननीय न्यायालय ये कहता है कि भैया कहाँ है, बताओ तो सही, काय बात पे उसको पकड़ा है, उसके घर वालों को सूचित तो करो। ऐसे तो सोचो पुलिस का कितना अतिक्रमण हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसे हो बेटा? बढ़िया है ना। तो एकदम गायब ही हो जाएगा। ऐसे तो देश का मतलब संविधान सोचो, कानून सोचो, एकदम पुलिस की गुंडागर्दी हो जाएगी। तो यहां पर ऐसा कौन सा एक्ट आपको लग रहा है बेटा? है ना, नहीं, हाई कोर्ट शिवभक्त 6 रिट लगाता है, 5 ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट लगाता है, और सिंपल कानून पर भी रिट लगा सकता है। ठीक है ना, सिंपल कानून पर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। खैर,
आगे आगे इसी तरीके से करते चलेंगे। अब देखो भैया, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करूं बेटा, तो हमने अपने संविधान का 75% इससे मारा हुआ है। क्या कहेंगे? संविधान का 75% इससे लिया हुआ है, इससे लिया है, ठीक है ना। हमने अपने संविधान का क्या किया है? 75% 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया। भारत परिषद 1919 क्या था? तो भारत परिषद 1919 में भारत के जो लोग थे, भारतीयों की संख्या बढ़ी थी। किसमें बढ़ी थी? कार्यकारिणी में, वाइसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ी थी। 1909 पहली वो बात थी, 1909 वो पहली बात थी। अच्छा चलो अभी लिखा देंगे, 1909 वो पहला समय था जब पहली बार भारतीयों को वाइसराय की कार्यकारिणी में मौका दिया गया था कि ठीक है आप भी आइए और आप लोगों को भी चुनने का मौका मिलेगा, आप लोगों को भी बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट था जिसे हम बोलते थे नो वकील नो दलील और नो अपील, और सीधे किसी को भी पकड़ के क्या कर दिया जाता था? जेल में। और कोई पूछने का अधिकार नहीं था कि बंदी को हाजिर किया जाए और पूछा जाए कि क्यों इसको पकड़ के ले गए हो। भैया बंदी का मतलब वो मत समझ लेना जो आजकल के बच्चे बोलते हैं कि तेरी बंदी मेरी बंदी। बंदी का मतलब युद्ध बंदी है ना, ऐसे ही बंदी जो कि सरकार की खिलाफत कर रहे हैं तो उनको बंदी कर लिया। बंदी का मतलब बंधक बना लेना। हाँ एकदम समझदार हो जाओ। तो ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लेकर आए जिसे काला कानून नाम दिया गया। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर आपका प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि अब सरकार बिना सुनवाई के सीधे जेल भर देगी। क्या कर देगी? सीधे जेल भर देगी। काला कानून क्या कहेंगे? ये था काला कानून। और इसी के खिलाफत में भारत के अंदर जलियांवाला बाग कांड होता है। आ जाए भैया, निम्न में से किस एक्ट में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? किस एक्ट के माध्यम से भारत के अंदर एक अलग से निर्वाचक मंडल होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, इसकी बात की गई। आपको ही देखकर मैं बैच ली थी, लेकिन वहां सर पढ़ाते हैं, आप गर्दा उड़ा के पढ़ाते हो। प्लीज मैंने बताइए ऐसा क्यों किए? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है। मैंने पॉलिटी का अपना एक पोर्शन कराया था, है ना, जैसे कि एनसीईआरटी वाला पोर्शन मैंने कराया था, ठीक है ना। लेकिन आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी मैं ही कराऊंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा आपके बीपीएससी में दोबारा से पॉलिटी के लिए एंट्री मारनी पड़ेगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत। आपका एक कार्य है, आप अगर हम पे ट्रस्ट करते हैं, आपका कार्य है पढ़ना और बस दम लगा दीजिए उस चीज के लिए। बिल्कुल भैया, पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की बात, सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे देश की एकता में मट्ठा डालने का काम करके गए थे मार्लो मिंटो सुधार जिसे कहते हैं। क्या कहेंगे? 1909 किधर दिख रहा है बेटा? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इसी नालायक व्यक्ति ने, किसने? इसी नालायक व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि क्या करा जाए कि भारत की एकता को एकदम खत्म कर दिया जाए। थोड़ा बैकग्राउंड में अगर इतिहास को समझेंगे तो ये वो समय है जिससे थोड़ी देर पहले ही, थोड़े समय पहले ही 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हम स्वदेशी आंदोलन के लिए तलवारें निकाल के बैठ गए। बोले तुम्हें देखें अंग्रेजों। इन्हें लग रहा है यार क्या दिक्कत है। और अगर देखा जाए उधर की तरफ बंगाल में, तो बंगाल की मोस्टली जनसंख्या क्या? मुस्लिम। तो इन्हें एक ही तरीका लगा कि अगर आने वाले भविष्य में इस बगावत को रोकना है तो क्या कर दो, इनको सेपरेट इलेक्टोरल का प्यारा सा क्या पकड़ा दो? तोता पकड़ा दो। और इनको कह दो कि देखो तुम सांप्रदायिक तौर पर अलग अलग हो और तुम माइनॉरिटी में हो मुस्लिम, तो तुम्हें हम बराबरी का मौका देंगे। और तब से जैसा सत्यानाश डला वो अलग। तो देखेंगे 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार भारत में मान्यता मिलती है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन केवल 3 भारतीय हैं उस समय पर, लेकिन केवल 3 भारतीय हैं उस समय पर। उससे 1919 में जाकर भारतीयों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। उससे क्या कहेंगे, 1919 में जाकर कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। बहुत गजब की बात है रीमा। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल 1906 में इन्होंने क्या कर दी थी? इसी बागड़ बिल्लों की फौज ने इन्होंने क्या बनवा दी थी?
ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है? कौन से अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपके इलेक्टोरल यानी भारतीय क्या निर्वाचन आयोग यानी इंडियन इलेक्टोरल या इलेक्शन कमीशन की बात करता है? तो जल्दी से बताएंगे मुझे। अनुच्छेद 324, 148, 342, 352। आप जानते हैं, देखो जो जानते हो पहले उतना बताया करो। 352 अपने मन में बोला करो और सारे रिवाइज कर लिया करो। 352 भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है साहब। 148 किसकी बात करता है? बताएंगे फटाफट से। 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? निर्वाचन आयोग के बारे में बात की जाती है। 342 ये कहता है, 342 ये कहता है कि राष्ट्रपति जी को पावर है। क्या कहता है? राष्ट्रपति को पावर है। क्या की पावर है भैया? राष्ट्रपति जी को पावर है कि वो किसी भी राज्य, राष्ट्रपति जी को क्या पावर है कि वो किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी की किसी भी जाति या जनजाति को, किसी भी जाति या जनजाति को SC ST का कैटेगराइजेशन दे सकती है। जनजाति को SC ST की कैटेगरी दे सकती है, की कैटेगरी दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी को पावर है, कैटेगरी दे सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो कहेंगे बेटा 342 के तहत। 148 किसी का जवाब नहीं आया। बहुत बढ़िया अजय सिंह यादव जी, दिल खुश कर देता। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले सबसे पहले बहुत बढ़िया रिमसा नूर, गजब ढा दिया है बिट्टा। बिल्कुल, अगर इतनी ही पकड़ बना के रही और इतना ही क्विकली, हाँ डेली क्लास होती है धर्मेंद्र पाजी, मतलब आज से ही शुरू की है, घबराने का, अरे मेरी औलाद इतने भी आगे के। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक चीज को समझना होगा कि सबसे पहले कौन थे। अगर आप बात करें निर्वाचन आयोग के अंदर, पहले आयुक्त की बात करें, पहले आप मुख्य आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन थे। अगर आप इतना ही क्विकली चीजों को क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के किसी एग्जाम में बैठ जाना, फैक्ट्स एकदम हाथ में होंगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी और फटाक से क्वेश्चन आंसर्स को कर पाओगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। भारत के अंदर स्वतंत्र है, निष्पक्ष चुनाव आयोग है। महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी है कि संसद के, राज्य की विधायिकाओं के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव ये कराते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, हालांकि इस तरीके का प्रश्न CGL में पूछा गया है। तो संसद के चुनाव हो, है ना, MLA MP के चुनाव हो गए, ठीक है ना, और राज्य की विधायिका के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव यही कराते हैं। आ जाए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा सही से मैच नहीं है? जो सही से मैच नहीं है उसको एकदम हटा दीजिए। सूरज नाविक, बेटा तुम्हारे प्रश्न नहीं खत्म होते। हेल्पलाइन नंबर दे रही हूं बेटा जी, 9711449696। कॉल ऑन दिस, इस पर कॉल करें। और चलती क्लास में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी इस चीज पर, तो आपका काम है इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना और अपने लिए जो भी जानकारी है उसको प्राप्त करना। बिल्कुल बेटा, रिमसा रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी, घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं। ये हेल्पलाइन नंबर तो आपको पता होना चाहिए, तो ये समझ लो घर का नंबर, घर का नंबर है। घर का नंबर नहीं होता, घर का नंबर नहीं होता, एक लैंडलाइन नंबर होता है। पापा फोन नहीं उठा रहे किसी काम से, मम्मी फोन नहीं उठा रही, घर पे करो, घर पे एक बड़ा भाई या एक बड़ी बहन आराम से होंगे, उनको बताओ क्या बात है, ठीक है ना। आ जाओ, चलिए, तो कौन सा मैच नहीं है? नहीं है, ढंग से देख लेना गुड्डा। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, बिल्कुल कि राज्यपाल भैया अपने पद पर जिस दिन से बैठते हैं उस दिन से लेकर 5 साल और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बैठेंगे, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। तो जो सही है उनके सामने प्लस का निशान लगा दो। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, आप कह रहे हो दीदी राज्यपाल का कार्यालय नहीं है, बी बता रहे हैं आप लोग, देखो बाद में नाटोगे नहीं, आप बाद में नाटोगे नहीं। और भैया कलयुगी एकलव्यों, एक बार लाइक कर दिया करें, चैनल पर पहली बार आए हैं, पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और क्लासेस 5 बजे रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिला करेंगी। हिस्ट्री और पॉलिटी के 25-25 बेहतरीन क्वेश्चन पढ़े, तो जल्दी से बताएंगे। अरे राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यालय यानी भारत का एक, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और
वो जो होगा वो राज्य का प्रथम नागरिक होगा। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 154 राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकार, कि हाँ भैया देखो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होगी। बिल्कुल 155 में सीधे ही बंदे को हटा दे रहे हो। एक लॉजिक बताओ यार, 156 राज्यपाल का पदावधि है कि कितने समय के लिए, उससे पहले उस बेचारे को हटा दोगे। 155 राज्यपाल को हटाने की बात नहीं करता है, तो डी हमारा राइट आंसर है। तो हम बात करें आर्टिकल 156 कहता क्या है, वो ये कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, सॉरी राज्यपाल 155 कहता क्या है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, बोले अपने राष्ट्रपति भैया करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति भैया करेंगे, और अपने साइन करके बकायदा और अपनी मोहर लगाकर और राज्यपाल साहब को बताएंगे कि जी जाइए, आपको वहां का राज्यपाल घोषित कर देते हैं, है ना। तो 155 राज्यपाल की नियुक्ति कहता है बेटा जी, न कि राज्यपाल को भगाने की बात करता है, तो भगाइए मती। ठीक है, जीते रहे। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ऐसा प्रश्न पॉलिटी का जो भैया रिपीटेडली पूछा जाता है, और यहां से 2 क्वेश्चन बताऊंगी जबरदस्त तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। भारत का 7वां संविधान संशोधन इसी बाबत है। बताएंगे, बहुत बढ़िया बताएंगे भैया। सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य कब बना, और साथ ही साथ मुझे बताओगे कि कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से नंबर का था, इसका भी आपको मेरे को क्या बताना है, जवाब देना है। तो भैया 1975 तो शाबाश मेरे मिट्टी की माधो, दिल खुश कर देता। अब भैया भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, तो कहेंगे दीदी 22वें नंबर का बना। कौन से नंबर का बना, तो कहेंगे दीदी 22वें नंबर का। श्वेता दिल खुश कर देता। 36वां संविधान संशोधन था बेटा जी। क्या था? 36वां संविधान संशोधन 1975। और क्या हो गया, 36वां या 35वां? अरे गुरु फंस गए, आधे बोल रहे हैं 36, आधे बोल रहे हैं 35। अरे भैया गजब गजब, यानी कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूजन। कुछ कह रहे हैं बेटा उससे पहले सहयोगी राज्य, उससे पहले सहयोगी राज्य है, और ठीक उससे पहले का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो भैया देखेंगे सबसे पहले कि भैया 16 मई 1975 में बना, भारत का 22वां राज्य बना। और इसमें एक बात कही गई, क्या कही गई, कि भैया सिक्किम की भैया एक इंडिपेंडेंट विधानसभा बनाओ, कम से कम 32 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। 32 से क्या नहीं होनी चाहिए, बहुत शाबाश, कम नहीं होने चाहिए। यही तो बात है आयशा, जब एग्जाम आता है ना बिट्टू, यही 35 और 36 लेके मर जाता है हमको। 35 में एसोसिएट बना, ठीक है ना, अभी बताऊंगी। सिक्किम की राजधानी बोलेंगे गंगटोक। राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर जी हैं वर्तमान में। वर्तमान में कौन है? ओम प्रकाश माथुर जी हैं। अब बेटा जी देखो एक बात याद रखना, 1975 36वां, तो 35 मत कभी भी जोड़ना, क्योंकि 75 के साथ में 5 नहीं आएगा, ऐसे दिमाग में रहेगा, ऐसे दिमाग में रहेगा। और जब भी आए 35वां संविधान संशोधन, तो याद रखना 1974, ठीक 1 साल पहले, और एसोसिएट यानी सहयोगी राज्य का दर्जा दिया था। एसोसिएट राज्य तब बना था। बोलो तारा रारा, कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे, कोई दिक्कत यहां तक में कि भैया बताएं। बहुत बढ़िया प्रेम सिंह तमांग जी, क्या है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आए शाबाश, बस यही 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 लेकर आना कॉन्फिडेंस, आ जाओ। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, बीपीएससी स्कूल टीचर्स के अंदर सेकंड शिफ्ट में 2023 में पेपर पूछा गया है। अब आपसे कहें समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता, ओआईसी यानी ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप, ऐसे भारतीय जो समुद्र पार जाकर रह रहे हैं। और समुद्र पार ऐसे नहीं है कि एक आध है ना इंडियन ओशन पार करके रह रहा है। समुद्र पार का मतलब भारत क्या, विश्व के कितने भी समुद्र हैं उनसे अलग, भारत से अलग जाकर रह रहे हैं, है ना। तो इंडियन ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप जिसे ओआईसी कहते हैं, उसको किस अधिनियम द्वारा भारत के अंदर शुरू किया गया है? यानी उससे पहले हम नहीं बेटा, 2019 नहीं है अजय, 2019 में तो हमने नागरिकता के बड़े लेवल पर संशोधन किए हैं, लेकिन उससे बहुत पहले, उससे बहुत पहले हम ओआईसी को ले आए थे। उससे बहुत पहले 1955 में तो हम बात ही नहीं कर रहे थे
ओआईसी की। तब तो हमारा दिमाग केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान इतना तक था, और तब तो बांग्लादेश था भी नहीं, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से जाने वाले, इतने से पहले आ गए, उनको नागरिकता दे देंगे, इतने से पहले आने के बाद फिर चले गए, अब नहीं देंगे तुमको नागरिकता, ऐसे चल रहा था हमारा दिमाग। तो हम कहेंगे 2003, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में पहली बार, 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2003 में आया था, उसमें पहली बार ओआईसी यानी ओवरसीज इंडियन के लिए, सिटीजनशिप के लिए क्या लाई गई, उनके लिए ये आपकी एक स्कीम लाई गई मोना। ठीक है मोना, ठीक है, कैसे एकदम मुंह उतार लिया मोना ने। ठीक है, तो ये एक्ट 2003 द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के नागरिक समुद्र पारी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए योग्य होंगे, जो 26 जनवरी 1950 और उसके बाद भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश या उन देशों को छोड़कर जहां के नागरिकों को हम मान्यता नहीं देते हैं, बाकी उन्होंने सारे टर्म पूरे कर रखे थे। ठीक है ना, आ जाए, बहुत बढ़िया भैया। ये क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है कि पॉलिटी का कोई भी पेपर हो, और ऐसा ना हो, ऐसा होगा ही नहीं कि पॉलिटी का कोई भी पेपर हो और प्रस्तावना से ये उठ के आए और इसे सीक्वेंस में न लगाने के लिए कहा जाए। तो बेटा जी फटाफट मेरे लिए एक काम कर देना है, फटाफट मेरे लिए एक काम कर देना, पीडीएफ वही मिलेगी जहां हमेशा मिलती है, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फ्री पीडीएफ फोल्डर में जाइए, वहां पर जाकर बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, पॉलिटी हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट बाय गार्गी ढूंढना और मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बताएंगे फटाफट से, सीक्वेंस लगा देंगे इसका। मैंने आपको कईयों बार कहा है कि बताएं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और आगे की शुरुआत आप बताइए क्या है। ए यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक है गणराज्य के रूप में स्थापित करते हैं। सबका ए है, सबका ए है, कोई भी ए से अलग। बेटा अंकित भैया की क्लास भैया बता देंगे बेटा कब कराएंगे। बताएंगे, बिल्कुल सही बात है, वाह मेरे मिट्टी के माधो, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न हमेशा दुनिया की पॉलिटी की किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा फेवरेट प्रश्न हमेशा बना रहा है। तो देखेंगे भैया, आप सब जानते हैं भारतीय प्रस्तावना के अंदर हम जब बात करते हैं तो शुरुआत यहां से होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कुछ भी हो सकता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 तरीके का न्याय, ये भी पूछ लेता है कितने तरीके का न्याय, तो हम कहेंगे 3 तरीके का न्याय। कितने तरीके का न्याय? 3 तरीके। बेटा मैंने हेल्पलाइन नंबर की बात की है ना शिव भक्त, वहां पे कॉल कर लो, तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो कितने तरीके का न्याय? 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने तरीके की स्वतंत्रता? 5 तरीके की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की आपके पास स्वतंत्रता हो, और 2 समता, प्रतिष्ठा की और अवसर की बराबरी, समता हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर इस सीक्वेंस को याद कर लेना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसी में सीक्वेंस गड़बड़ाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यही बच्चा क्या करता है, गड़बड़ी करता है सबसे ज्यादा। ये समाजवादी मतलब बेसिकली इसको इसी सीक्वेंस में लेना है, सार्वभौमिक यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिला दो, एकदम राजी राजी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत बता, फटाक से मिला देंगे कि भैया क्या रहेगा आपका, तो फटाक से मिला के बताएंगे मुझे कि क्या आपका आपके अकॉर्डिंग सही सा बैठेगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। हाँ मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। कौन है ये मजे वाला, मेरा मजा आ रहा है दीदी, मजा आना चाहिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए हैं, देखो आयरलैंड कहाँ है, 3, तो लगा बेटा ए का 3, 2 हो गए, तो ये तो काटो, ये भी काटो, ए का 3। फिर आते हैं मौलिक अधिकार, देखो भैया अमेरिका 4, बी का 4, अरे भैया गजब। संघ और राज्य के बीच संबंध की संवर्ती सूची, फटाक से देखो भैया ऑस्ट्रेलिया, देखो फटाफट से ऑस्ट्रेलिया, तो सी का होना चाहिए आपका ऑस्ट्रेलिया, सी का 1, तो सी का 1 होना चाहिए, तो डी तुम्हारा उत्तर है। डी उत्तर बता दिया था, हिदायता अली बी बता रही है गुड़िया, बी क्यों होगा गुड़िया, बी क्यों होगा लाड़ो, जल्दबाजी में इतनी गलती क्यों,
समवर्ती सूची की बात कहां से होती है? ऑस्ट्रेलिया से होती है। और अधिक शक्ति प्रदान की जाती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कनाडा के पास है। अवशिष्ट शक्तियों की बात कनाडा करता है। गुड़िया ऐसे तो एक नंबर एकदम दे आओगे आप, एकदम बीपीएससी को, बोले हमको नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए बेटा एक एक नंबर। तो लिख लिया करो, चाहे कॉपी लेके बैठे हो ना, तो मैंने कहा है ना लिख लिया करो। अगर इस तरीके की चीज आया करे लिख लिया करो, गलत मत बोलो। आओ, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? तो भैया 10वीं अनुसूची दल बदल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? दल बदल से। भैया बहुत ज्यादा एकदम भागा दौड़ी करते थे, मानते नहीं थे, आया राम गया राम, सवेरे किसी पार्टी में, शाम को किसी और पार्टी में, और फिर रात तक किसी और पार्टी में, एकदम इतनी पार्टी अलग अलग, और पार्टी में पार्टी का मजा ले रहे हैं, तो मामला ही खराब था। तो 10वीं अनुसूची इसी के लिए लाई गई। किसके लिए लाई गई? दल बदल से संबंधित मामले के लिए। कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? 52 नंबर का। ये 10वीं अनुसूची यानी कि आपका जो दल बदल का कानून लाया गया, तो कब लाया गया? तो 52 नंबर का अमेंडमेंट 1985 में लाया गया। ठीक है, जिससे आपकी जनता के लोगों पर क्या लगाई जा सके? थोड़ी सी लगाम लगाई जा सके, भगदड़ न करे। भारत के संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, बताओ कहां हुआ है? प्रश्न आया है बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 41 सॉरी, बीपीएससी प्री 1996 में भी, और ये प्रश्न कईयों बार पूछा जाता है। और जब मैं आपको वनडे एग्जाम वाली पॉलिटी कराती हूँ तो उसमें मैं लिखाती भी हूँ कि कैबिनेट शब्द पहली बार यहां आया था, उससे पहले कैबिनेट शब्द का एक भी बार उल्लेख मिलता ही नहीं है। 356 में पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे आयशा? हल्का सा नवनीत पक्का? 352 श्री श्वेता 352 पक्का लगा दूं? पक्का पक्का पक्का? मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन, देश के अंदर इमरजेंसी हटी 1978। शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों, आ जाओ। अनुच्छेद 352 में संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है, और उस संविधान संशोधन को 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार करती है। और मोरारजी देसाई की सरकार के समय पर वो कहते हैं कि भैया ऐसे अब कभी भी देश के अंदर इमरजेंसी नहीं लाई जाएगी, जैसे दीदी ले आई हैं। कौन? जैसे इंदिरा गांधी जी के लिए कहते हैं कि आप ले आई आंतरिक अशांति के नाम पर। तो बोले जब भी कभी राष्ट्रपति इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करेंगे, राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की कैसी? लिखित सिफारिश पर। क्या कहेंगे? लिखित सिफारिश पर। तो क्या कहा था? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की, बोले वर्बली नहीं, जैसे इंदिरा गांधी जी सोते हुए जाके बोली कि खत्म खत्म आंतरिक अशांति, हमला होने वाला है, इमरजेंसी नहीं, बोले लिखित सिफारिश। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री गया भाड़ में, मंत्रिमंडल की क्या कहा गया था? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर क्या कहेंगे? अनाउंस करेंगे। क्या करेंगे? सॉरी, क्या अनाउंस करवाना है बेटा ये तो बताओ। क्या अनाउंस करेंगे? आपका नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करेंगे। क्या अनाउंस करेंगे गुड्डा? तो हम कहेंगे नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करेंगे। नेशनल इमरजेंसी क्या करेंगे? नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करेंगे। ठीक है ना साहब? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आ जाओ, ठीक है ना साहब? बहुत बेहतरीन। 44वां संविधान संशोधन 1978, बहुत बेहतरीन। ठीक है ना साहब? तो 352 में पहली बार कहा गया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा की जाएगी, यानी जब तक मंत्रिमंडल की सहमति नहीं होगी तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह मात्र से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैम चाणक्य सीरीज के अब तक के सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे? कोई प्लेलिस्ट भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है प्लेलिस्ट, बता दो तुरंत, अभी 5 स्टार मिलती है, एकदम बढ़िया, जल्दी बताएंगे। कब आया 103वां संविधान संशोधन? ईयर बताओ कब लाया गया? ये बहुत बढ़िया, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 103वां संविधान संशोधन। ईयर बता दो। 2019। शाबाश नवनीत मिश्रा, तेरी सीट पक्की है, मुझसे लिखवा ले भैया, है ना? किसमें कहेंगे? 2019 में लाया गया था, 2019 में लाया गया था। तो हम कहेंगे भैया कि 103वां संविधान संशोधन है,
जो कि 10% आरक्षण देता है। 2019 की बात है, 2019 में इस संशोधन को लाया गया था। आ जाए, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? विधि शून्य हो गई, कानून निल बटे सन्नाटा, नल एंड वॉइड हो गया। कब होगा कानून नल एंड वॉइड? तो भैया बताएं, भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू है? Which of the following is the aspect of legal vacuum? खाली मतलब विधायिका और न्यायपालिका आपस में युद्ध सा मचा रही हैं, एक दूसरे की खिलाफत में जा रही हैं, तो लीगल वैक्यूम आ जाएगा। न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका के आदेशों को या विधायी उपायों को पूरी तरीके से या उसके कुछ भागों को जीरो घोषित कर देगी, कह देगी आपके दिए गए या आपकी लाई गई जो नीतियां हैं वो लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, या एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित कर दी जाए, है ना, पूरी तरह, या उसके विधायी भागों को थोड़ा सा गायब कर दे कि ये हिस्सा नहीं होगा। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। आप कहेंगे डी उत्तर है, एक से अधिक नहीं बेटा। अगर आप केवल ए उत्तर देते हो तो आप बहुत लिमिटेड सोच पाए, एक से अधिक। संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून को पूर्णतः या आंशिक रूप से क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके पूरे भाग को या कुछ भागों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, सरकार उसको दोबारा से ला सकती है उस कानून को, ठीक है ना। और एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित कर दी जाएगी। तीनों सही थे, क्या कहेंगे? तीनों सही थे। आ जाए भैया, सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में कहा गया कि निजता का अधिकार इज अ मौलिक अधिकार? निजता का अधिकार इज अ मौलिक अधिकार, और इसको फिर शामिल कर दिया गया है निजता के अधिकार को वर्तमान में आपके आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 21 में। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी है मेरा, राइट टू प्राइवेसी। और तुम एकदम मम्मी पापा को राइट टू प्राइवेसी बता देते हो कि एकदम फोन न टच कीजिएगा। मम्मी कह रही है क्यों? बोले राइट टू प्राइवेसी है। फिर मम्मी कहती है घबराओ मत, उड़ता हुआ डंडा लाती हूं और पूरी प्राइवेसी देती हूं तुम्हें। फिर मम्मी गजब तरीके से प्राइवेसी ही प्राइवेसी प्रदान कर रही हैं। बताएंगे केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस तो बेटा आपके इस चीज से जुड़ा हुआ है कि भैया आप एक संविधान का एक निश्चित हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर की, जिसकी हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की बात निकल कर आती है। और बताएं भैया जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस। जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस कब आया था? 2017 के मुख्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीश बैठे थे और उन्होंने निजता के अधिकार को आपके फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया था। और याद रखना ये अभी का केस है, 2017 का केस है। केस का नाम है जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस, ठीक है ना। और जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस वर्सेस भारत संघ। और किससे बड़े गजब गजब के हैं कि भैया निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मर्जी के बगैर आप उसका स्टिंग ऑपरेशन करा सकते हैं। उसके बाद से स्टिंग ऑपरेशन क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। केशवानंद भारती केस आपके किसकी बात करता है? तो आप कहेंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, संविधान का मूलभूत ढांचे की बात करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारती केस, बहुत बढ़िया। आ जाए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस किससे जुड़ा हुआ है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 वाला, बताओ भैया किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? मौलिक अधिकारों से, राष्ट्रपति के चुनाव से, निर्वाचन आयोग से, राज्यपाल से। बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में आया हुआ प्रश्न, एक बार में फटाफट बताएंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो सभी कलयुगी एकलव्यों से मेरा एक निवेदन है कि भैया क्लास को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से बताएंगे मुझे। हाँ जी, बताएंगे कौन सा? ए मौलिक अधिकारों से। और ये कहता क्या है? कोई जानेगा कि भैया संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, लेकिन बाद में तो मौलिक अधिकारों में भी कटौती की गई। तो 1967 में जब ये पहली बार लाया गया तो ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का विवाद आया 1967 में। तो इसमें कहा गया कि भैया
कि भैया संसद, अंडरलाइन करना, मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट। गोलकनाथ ने गोल कर दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं करेगी, मौलिक अधिकार संसद से भी बड़े हैं। लेकिन इस निर्णय के विरुद्ध संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा उपबंध जारी किया कि किसी भी मौलिक अधिकार को कम या ज्यादा कर सकती है, किसी भी मौलिक अधिकार को कम या ज्यादा कर सकती है। 80 आते हैं तो बेटा ये क्लास पीआरटी के लिए भी है, ये क्लास आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का डेप्थ में आप टीजीटी पीजीटी जो भी दे रहे हो उसके लिए भी है, सभी के लिए है ये क्लास, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है साहब। देखो एक आता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, एक तो ये जवाब दोगे, है ना, और एक कहोगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, और बता दो तो अभी 5 स्टार खिलाऊं, नहीं बताओ तो पकड़ के ले जाऊं तुम्हें 2 मिनट में। बताओ, देखो कुंजी की तो भैया बहुत बढ़िया, के.एम. मुंशी जी ने, कन्हैया लाल मालिक लाल मुंशी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, सदस्य थे, के.एम. मुंशी। और जो संविधान निर्माण की जो समितियां थी उसमें बेसिकली कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक साहब। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है किसने, ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने। और इस बात को भी याद रखना। और प्रस्तावना से अलग आपको बताऊं, नीति निदेशक तत्वों के लिए कहा कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है, ये अपने बाबा साहब ने कहा। ये किसने कहा, बाबा साहब ने कहा नीति निदेशक तत्व के लिए, कि भैया क्योंकि नीति निदेशक तत्व में लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा, तो इसीलिए बाबा साहब बोले कि भैया राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र हैं। बोलो तारा रारा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है साहब। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, प्रतिषेध का मतलब मना करना, किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, जल्दी से बताएंगे, किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। इसका जवाब आप मुझे जल्दी से देंगे, किसके